हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने वेल्थ वेब इंडिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। जैसा कि आप इस चैनल पर देख रहे हैं कि कई वीडियोस में हमने डिस्कशन किया है म्यूचुअल फंड को कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ईटीएफ को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बेटर एसआईपी को कैसे चूज कर सकते हैं। इन सभी पहलुओं पर आप जान चुके हैं। अब ऐसे में हमारे जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि अपकमिंग डेज में हम लोग A to Z स्टॉक मार्केट लर्निंग क्लासेस चलाने वाले हैं, और ये टाइम हर रोज़ आपको ये एक तय टाइम पर आपको शेड्यूल होते हुए देखने को मिलेगी, जहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को मार्केट के बारे में समझेंगे कि ट्रेडिंग किस तरह से प्लान करना है, टेक्निकल टर्म क्या होता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी आप मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट में एक गिरावट का अभी सिनेरियो चल रहा है। आप इंडेक्स में ही देखेंगे तो इंडेक्स में जो हाई क्रिएट किया था और लो क्रिएट किया था, उस लेवल से देखा जाए तो आपको 9.3% से अबव की गिरावट देखने को मिली है। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स या निफ्टी 500 के अगर आप उसमें इंडेक्स में देखेंगे तो उसमें 40% 50% तक का करेक्शन देखने को मिला है। अब ऐसे में इन करेक्शन में हमें क्या एज ए अपॉर्चुनिटी के तौर पर कौन से स्टॉक को कंसीडर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें फंडामेंटल में देखना चाहिए, टेक्निकल टर्म में क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। तो आज की क्लास हमारी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है। जैसा अभी आपने इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स में देखा था, ऐसे ही सिमिलर आपको यहाँ पर जो सेंसेक्स इंडेक्स में भी आपको सिमिलर ऐसी गिरावट देखने को मिली है। और अदर जो सेक्टर वाइज जो इंडेक्स होती हैं उनमें तो बहुत सी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है। तो ऐसे में हमें एक बेटर स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, आइए देखते हैं। जैसे अभी निफ्टी 500 में ही देखा जाए तो निफ्टी 500 में जो गिरावट हुई है वो आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉकों में जो गिरावट आपको करेक्शन देखने को मिली है पिछले एक महीने के अंदर, वो 32%। चेन्नई पेट्रोकेमिकल, महानगर गैस में भी आप देखेंगे तो 28%, पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे में कौन सा स्टॉक बेटर होगा, कौन सा स्टॉक आपको कंसीडर करना चाहिए, कैसे आपको की पैरामीटर देखना है, कौन कौन से की पैरामीटर होते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले जब भी किसी फंडामेंटल अगर बात करें तो फंडामेंटल में हमें एक चीज़ देखना होता है कि कंपनी का कोर बिजनेस क्या है, किस सेगमेंट में वर्क करती है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये सबसे बड़ा मापदंड होता है जहाँ से किसी कंपनी के बारे में समझते हैं कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ऐसे सेगमेंट में वर्क तो नहीं करती जो आने वाले समय में हो सकता है कि वो सर्वाइव ही नहीं करे। जैसे अभी जैसे कॉस्ट्रल जो लुब्रिकेंट वाली जो कंपनियां हैं, लुब्रिकेंट में जो वर्क करती हैं, जैसे आपने देखा होगा कॉस्ट्रोल और ऐसे ही आपने देखा होगा गल्फ। ये गल्फ जो स्टॉक हैं ये आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि ये कंपनियां सर्वाइव कर सकती हैं? क्योंकि अभी देखा जाए तो एक ऐसा समय चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। आज के 10 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में इतना लोग नहीं बात करते थे, और अब ये सिनेरियो नज़र आ रहा है कि आने वाले 10 साल 20 साल, जैसे अपना ही इंडिया का ही टारगेट देखा जाए तो 2030 तक अपना क्या टारगेट रखा गया कि हम जो टोटल इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं उसमें 50% हमें कहाँ से प्रोड्यूस करना है, वो हम लोग जहाँ पर सोलर एनर्जी से या कहें जो ऐसे सोर्स से प्रोड्यूस करना है जिसका सोर्स एवरग्रीन हो, जहाँ से कोई कार्बन उत्सर्जन ना हो। और इसी को लेकर 2070 तक हमें क्या टारगेट दिया गया है कि हमें जीरो इमिशन टारगेट जो कार्बन है उसको टारगेट रखना है। यानी 100% जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस मॉडल पे होगी, वो ग्रीन एनर्जी के मॉडल पर होगी। यहाँ से किसी भी तरह से हम लोग कार्बन को उत्सर्जन नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो आने वाला समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से जो डिमांड होने वाली है, तो ये डिमांड आने वाले समय में, जैसे अभी हमने एक स्टॉक के बारे में जो वरी एनर्जी के बारे में हमने जब आईपीओ एनालिसिस किया था, उस कंपनी के अगर आप 3 बिजनेस जो कंपनी ऑलरेडी जो कंपनी लिस्टेड मार्केट करती हैं उनका बिजनेस आपने देखा होगा कि 2 रुपये का शेयर वो कहाँ पर चला गया, 3037 के अराउंड पहुँच गया था। अगर उसमें 20,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट किया होता तो वहाँ पर कहाँ पर आपके 3 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट बन गया था। तो ये क्या है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन आने वाले समय को लेकर ये है कि आने वाले समय में हम लोग ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में हम बड़ा चेंजमेंट लाने वाले हैं, और इस वजह से ग्रीन एनर्जी की जो भी आईपीओ आ रहे हैं, जो भी कंपनियां हैं, वो बहुत बड़े रिटर्न्स दे रहे हैं। तो हमें एक ऐसी इंडस्ट्री को चूज करना है कि जो आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न्स देने वाली है, जैसे फार्मा, एफएमसीजी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ये एवरग्रीन इंडस्ट्री होने वाली है। और इसी वजह से हम लोग ये जो लुब्रिकेंट वाली जो कंपनियां, कास्ट्रल और ये गल्फ जैसी कंपनियां, हो सकता है कि एग्जिस्ट ही ना करें।
तो इस वजह से हो सकता है कि आज इनकी सेल्स अच्छी है, कल इसकी सेल्स ही अच्छा ना हो, कल इनका बिजनेस मॉडल ही ना अच्छा हो। तो इस वजह से हमें एक ऐसे बिजनेस मॉडल को चूज करना है जो आने वाले 10 साल 20 साल में किस तरह से ग्रो हो सकता है। तो ये हमें सबसे पहले किसी भी स्टॉक या कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना है, तो हमें बिजनेस मॉडल को ज़रूर ही देखना है। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब जैसे हमने कोई कंपनी XYZ हमने कंपनी चूज कर ली है, अब ये XYZ कंपनी की इसकी स्टेबिलिटी क्या है, किस तरह से इसकी प्रॉफिट मार्जिन है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा ये मापदंड है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ये पता चलेगा कि कोई कंपनी अगर धीरे धीरे से ग्रो कर रही है, तो अगर उसके पैरामीटर ग्रो कर रहे हैं तो उसका प्राइस भी ग्रो करेगा। नो डाउट आज हो सकता है कि कंपनी एक छोटा सा बिजनेस कर रही है, 10 करोड़ का ही प्रॉफिट कर पा रही है, या कहें नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 करोड़ का ही है, लेकिन अगले क्वार्टर अगर 12 करोड़ होता है या 11 करोड़ होता है, ऐसे साल दर साल अगर बढ़ता जाता है, तो ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में अगर ये 100 करोड़ होगा, जो आज का प्राइस मानकर चलते हैं कि अगर 100 रुपये प्रति शेयर है, तो ये हो सकता है कि आने वाले अगर ये जाएगा तो हो सकता है कि ये 10 गुना या 20 गुना तक भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में दूसरा पैरामीटर क्या होगा कि हमें उसकी स्टेबिलिटी को पता करना है, जिसमें हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखना है। नेट प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कई ऐसी वेबसाइट हैं जिनसे हम लोग सीख सकते हैं कि कंपनी की कोर बिजनेस फंडामेंटल किस तरह से देख सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। अब जैसे मानकर चलिए कि कोई कंपनी, दूसरा पैरामीटर की बात करें, जैसे कोई कंपनी है, अब कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत सी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। उनमें से सबसे बड़ी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है असेट, यानी उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में कोई कंपनी को अगर उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है और हमें लगता है कि ये बिजनेस मॉडल हमारा आने वाले समय में इस तरह से एक्सपेंड होगा और हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इस तरह से ये लेवल अचीव कर सकता है, तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। अब पैसे आप किस तरह से, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ये लगे कि कहीं से उधार ले ले या कहीं इससे कोई बैंक से हम कर्जा ले लें, तो वो हमें जो कर्जा जो लेना है उसका हमें एक रेशियो हमें देखना होता है, वो इक्विटी के साथ, नंबर ऑफ जो शेयर होते हैं उनके साथ हमें कंपेयर करना होता है। अगर मानकर चलिए कि हमारा इक्विटी पर हमारा 100 करोड़ का फंड है और ऐसे में हमने मानकर चलते हैं कि हमने 10 करोड़ का या 100 करोड़ का ही हमने यहाँ पर हमने क्या ले लिया, डेट ले लिया, तो मेरा जो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा, 1:1 रेशियो के हिसाब से। अब बहुत सी कंपनियाँ होती हैं कि उनका जो टोटल जो इक्विटी का फंड होता है वो 100 करोड़ का, और इन्होंने क्या कर दिया कि जो डेट ले लिया या कर्जा ले लिया वो 1000 करोड़ का। अब डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बताएगा कि ये कंपनी ये अनस्टेबल है, ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपनी इक्विटी से ज़्यादा, असेट से ज़्यादा ये क्या कर रही है, मार्केट से पैसा ले रही है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा पैरामीटर होता है। ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी भी होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि जैसे मानकर चलिए कि अब आपने देखा कि कोई कंपनी है, फाइनेंशियल क्वार्टरली ईयरली ग्रो कर रही है। अब ग्रो करने के बाद इस कंपनी का अगर इक्विटी अगर 10 करोड़ की है, अब इसका अगर प्राइस या कहें जो ये 10 करोड़ की है और ये 1 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो से ये पता चलेगा कि अगर कंपनी अगर डेट टू इक्विटी रेशियो से अच्छा ग्रो कर रही है तो हमें ये स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगी, और हमेशा ही एक ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसके लिए माना जाता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली देखा जाए तो बहुत सी कंपनियों में, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट में जब हम लोग देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 30% से एबव होना चाहिए, 30% से एबव होना चाहिए, 50% हो डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ये क्या होगा कि एक अच्छा देखा जाता है। ऐसे ही आपने देखा भी था जो KPI ग्रीन एनर्जी का जब प्राइस 200 रुपये के 1 साल पहले देखेंगे तो 200-300 रुपये पर जब होता था, तब उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो किस वजह से ये 50 के अराउंड देखने को मिला था। और ये 50 के अराउंड हमें इससे ये पता चला था कि ये अंडर वैल्यूएशन के तौर पर कंसीडर किया जा सकता था, और हमने उसके पैरामीटर देखे थे, और इस कंपनी में हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो 1 साल के अंदर 180% के रिटर्न्स भी दिए हैं। तो ये चीज़ें हमें ये बताता है कि किसी भी स्टॉक को सिलेक्शन करने से पहले हमें उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटस ज़रूर देखना होता है, और उससे उसका प्राइस ज़रूर तय होता है। अब दूसरा सबसे बड़ा पैरामीटर क्या होता है, दूसरा सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट। अब किसी भी कंपनी का अगर मैनेजमेंट अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, तो वो आने वाले समय में ग्रो करेगी है। और आज जो मैनेजमेंट, आज बड़ी जो कंपनियां बनी हैं, बड़े ग्रुप बने हुए हैं, जैसे आप
जो रिलायंस ग्रुप ले लीजिए या टाटा ग्रुप ले लीजिए या कोई अन्य ग्रुप ले लीजिए, अगर ये जो कंपनियां बड़ी हैं तो उनका कहीं ना कहीं रोल, जो मेन रोल रहा वो मैनेजमेंट और लीडरशिप का रोल रहा। अगर अच्छे मैनेजमेंट है, अच्छे से अगर उनका सही से पृष्ठभूमि है, उनका सही एक्सपीरियंस है मार्केट को लेकर, तो नो डाउट ये अच्छा करेंगे ही। जैसे अभी ये आपने एक देखा होगा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो मैनेजर हैं या कहें जो डायरेक्टर हैं, वो कौन है? दिनेश सूडा जी। दिनेश सूडा जी, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा? इन्होंने बहुत साल, काफ़ी समय इन्होंने विप्रो के साथ काम किया और वही एक्सपीरियंस इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड के साथ देखने को मिला। जब उनका एक्सपीरियंस, जब हैप्पीएस्ट माइंड के साथ जब उनकी खुद की कंपनी होती है, तो आपने देखा था कि जब 1 साल के अंदर जब मार्केट में आई थी कंपनी, अच्छा कर रही है और आज भी अच्छी कर रही है, नो डाउट। अगर उसके फाइनेंशियल देखा जाए तो अच्छा अगर उनका कंपेरिजन किया जाए तो अच्छे कहीं ना कहीं संकेत दे रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जब भी देखना होता है तो फाइनेंशियल में ये हमें लीडरशिप और मैनेजमेंट को हमें ज़रूरी कंसीडर करना होता है। उसके बाद एक और हमें चीज़ें देखना होता है। अब किसी भी कंपनी को आपको कंसीडर करना है, उसकी क्या देखना है कि 5 से 10 साल की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है, स्टॉक का प्राइस किस तरह से 5 साल में मूव किया है, उसकी प्रॉफिट, ये कंपनी की बिक्री या कहें सेल्स किस तरह से ग्रो की है, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल और 10 साल की कैसी रही है, और उसका प्राइस, ये सभी चीज़ें जब आप मिला के देखेंगे, अगर ये अच्छे संकेत दे रहे हैं, यानी अप ट्रेंड यानी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, तो ये संकेत माना जाता है कि ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। तो ये भी एक पैरामीटर होता है, इसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए। और उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, पे आउट किस तरह से रेशियो कर रहा है। जैसे डिविडेंड पे आउट करने वाली अक्सर ऐसी कंपनियां मानी जाती हैं कि ये कहीं ना कहीं स्थिर मानी जाती हैं, और इसी वजह से आपने देखा था कि जो आज के 2-3 साल पहले लोगों का रुझान क्या था कि स्टेबिलिटी की वजह से जो पीएसयू जो कंपनियां होती थी, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, कोल इंडिया, इन जैसी कंपनियों में सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। उनका सिर्फ एक ही अप्रोच होता था कि ये कंपनियां ज़्यादा अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, जैसे अभी 9% की अनसर्टेनिटी आई, लगातार गिरावट देखने को मिली है, तो इस गिरावट में हो सकता है कि जो डिविडेंड पे आउट वाली या जो पीएसयू कंपनियां हो, वो आज के 2-3 साल पहले वो इस तरह से नहीं परफॉर्म करती थी कि वो हो सकता है कि 40% करेक्ट हो जाए, ये आपको नहीं देखने को मिलती थी। हो सकता है कि ये 10%, 20% ही ये रिटर्न्स जनरेट कर पाएँ, लेकिन ओवरऑल इनका यही माना जाता था कि ये कंपनी स्टेबल रहेंगी, हमें 10-15% के अगर रिटर्न्स मिलते हैं हमें चलेगा। लेकिन यहाँ से हमें एक और उम्मीद होती है कि डिविडेंड भी पे आउट करती हैं। अब जैसे डिविडेंड की बात करने, जैसे बीडीएल आपने देखा होगा, वेदांता, बीडीएल, ये जो वेदांता है, ये सबसे ज़्यादा ये क्या देती है, डिविडेंड पे आउट करने वाली। इस साल का रेशियो देखा जाए तो लगभग 30 रुपये का ये डिविडेंड इसने लगभग दिया है, और हर क्वार्टर दर क्वार्टर ये देती रहती है। और पिछले साल आपने देखा होगा, 2-3 साल पहले ये 100 रुपये तक का डिविडेंड देती थी। मानकर चलिए कि अगर इसने 20% का, अगर इसका अभी मानकर चलिए कि ये 400 का शेयर है, अब 400 का अगर शेयर है, इसने अगर 40 रुपये का इसने अगर डिविडेंड दे दिया, तो ये कितना परसेंट, 10% तो इसका डिविडेंड पे आउट हो गया। और इसने अगर 20% के रिटर्न्स दे दिए तो इसे स्टेबल ही कहा जाएगा। तो डिविडेंड पे आउट करने वाली एक अच्छा संकेत के तौर पर, हालांकि सभी ग्रोथ जो स्टॉक होते हैं वो डिविडेंड नहीं देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रिलायंस ग्रुप कभी भी डिविडेंड नहीं पे करता है, और इसी वजह से हो सकता है कि उसका प्राइस ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन डिविडेंड पे आउट करने वाले जो स्टॉक होते हैं वो रिस्क के फैक्टर को कम करते हैं। अभी जैसे हमने कहा कि पीएसयू इसी वजह से कंसीडर किए जाते थे कि अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, गिरावट होती है, तो डिविडेंड पे आउट वाले स्टॉक में रिस्क कम होता है। तो एक रिस्क को कम करने के लिए भी हमें डिविडेंड पे आउट वाले स्टॉकों को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। और यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, तो आपके अभी जो मार्केट में करेक्शन हुआ है, उस करेक्शन में हो सकता है कि आपका ज़्यादा गिरावट भी ना हो। जैसे आप मानकर चलिए कि आपके हर सेक्टर में 2-2, 3-3 % का अगर आपका एलोकेशन हुआ है, एफएमसीजी में उतनी बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कि 9% अगर मार्केट में गिरावट हुई है, ऐसे 9% हो सकता है कि आईटी सेक्टर में ना गिरावट हुई हुई। ऐसे ही कई सेक्टर हैं जिन्होंने अभी इस गिरावट में हो सकता है कि वो अच्छे ग्रोथ कर रहे हो। तो हमेशा ही यही हमारा एक टारगेट होता है कि पोर्टफोलियो को हमें डाइवर्सिफाइड करना है, हर तरह के स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट करना है, हमें गोल्ड वाले स्टॉकों में भी इन्वेस्टमेंट करना है। हमें गोल्ड वाले अगर हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसमें क्या होगा कि एक मनी का एक कैश फ्लो होता है। अगर इक्विटी मार्केट में करेक्शन आता है तो इस करेक्शन में पैसा कहाँ शिफ्ट होगा, ऐसी जगह पर जहाँ पर अनसर्टेनिटी कम होती है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग।
गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि गोल्ड में जब आप देख रहे हैं कि जब इस मार्केट में 9% 10% की गिरावट हो रही थी, गोल्ड के जो ईटीएफ थे वो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। और अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा था कि जब दिवाली जब मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी, टाटा गोल्ड का ईटीएफ कितना परसेंट भागा था, वो 5% तक आपको देखने को मिला था टाटा गोल्ड का ईटीएफ। और ये किस वजह से? क्योंकि गोल्ड को लोग क्या एज ए हेज के तौर पर कंसीडर करते हैं, यानी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखते हैं। तो ये हमें चीज़ें देखना होता है। ऐसे ही अब हमने इतनी चीज़ें देख ली हैं कि स्टॉक में क्या क्या चीज़ें पैरामीटर देखना है, हमें मैनेजमेंट को देखना है, जो प्रॉफिट स्टेबिलिटी की ग्रोथ के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर को देखना है। अब हमें स्टॉक का वैल्यूएशन भी करना है। मानकर चलिए कि ये जो 4 चीज़ें हमने डिस्कशन की वो सारी चीज़ें ठीक निकल कर आई हैं। अब ऐसे में हमारी कोई कंपनी निकल कर आई है, XYZ कंपनी निकल कर आई है, क्या इस XYZ कंपनी में हमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब हमें क्या देखना चाहिए? स्टॉक का वैल्यूएशन देखना चाहिए। वैल्यूएशन में हम क्या देखेंगे? पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, यानी पीवी रेशियो हमें देखना होगा। और पी रेशियो से ये पता चलता है कि कंपनी ओवरबॉट जोन में है या अंडरबॉट जोन में, एक सही लेवल पर कंसीडर की जा सकती है या नहीं कंसीडर की जा सकती है। तो इस वजह से हम ये रेशियो ज़रूर देखते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इन सभी चीज़ों को जब आप जोड़ेंगे, अपने जो चीज़ें, एक इन्वेस्टर को ये सभी चीज़ें जब आएंगी तभी वो एक अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन करेगा और इसी से आपका वेल्थ क्रिएट होगा। अब हम बात करेंगे प्राइस टू बुक पीई रेशियो। पी रेशियो ऐसे स्टॉकों में हम लोग देखते हैं कि जब भी जनरली अपना मान कर चलिए कि आज से हम लोग क्या मानते हैं कि जैसे 20 का अगर पी पर कोई कंपनी अगर ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब सीधा साधा है कि कंपनी 20 रुपये एडवांस में आप पे कर रहे हो, कितने के लिए? 1 रुपये की अर्निंग के लिए। तो इस वजह से फेयर वैल्यूएशन माना जाता है कि 20 पी, हम मानते हैं कि इंडिया की ग्रोथ इस तरह से अगर रही है तो हम 20 के पी पर कंसीडर करना सोचते हैं, या कहें 30 के पी पर भी अगर कंसीडर करते हैं तब भी अच्छा माना जाता है। लेकिन यही कंपनी कोई एक सेक्टर से, जैसे मानकर चलिए कि हमारा निफ्टी की अगर पी बात करें, निफ्टी 50 इंडेक्स में, निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर पी अभी अगर चल रही है, निफ्टी 50 इंडेक्स की पी चल रही है 23 की, और कोई स्टॉक है निफ्टी 50 इंडेक्स का ही मानकर चलिए, हम मानते हैं कि हमने बजाज फाइनेंस का मान लिया और ये 50 के पी पर चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो बजाज फाइनेंस का जो पी है वो काफ़ी महंगा चल रहा है। या कहें हमें बजाज फाइनेंस जो जो कहीं ना फाइनेंशियल सर्विस से बिलोंग करती है और फाइनेंशियल सर्विस का अगर पी चल रहा है 40 का पी, तो हम क्या कहेंगे कि बजाज फाइनेंस अपने इंडस्ट्री से भी महंगा चल रहा है। तो हमेशा ही हमें ये देखना होता है कि इंडस्ट्री के पी के हिसाब से और कंपनी के पी के हिसाब से हमें ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है कि जो अंडर पी के, यानी अपने अच्छे पी पर लेवल पर हमें महंगा ना मिलकर हमें एक अच्छे लेवल पर मिलता है। और जनरली देखते भी हैं कि बहुत सी कंपनियां जो एक हाई प्राइस पर ट्रेड करते करते एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाती हैं जो कंसर्निंग जोन हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा था कि अडानी ग्रुप में, अडानी ग्रुप में क्या हुआ था कि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर थे वो क्या थे, चाहे अडानी ENT ले लीजिए, अडानी पावर ले लीजिए, चाहे आप अडानी ग्रीन एनर्जी ले लीजिए, या और भी कंपनियां अडानी ग्रुप से जो बिलोंग करती हैं, इन सभी कंपनियों के जो पी जनरली आपने देखे थे कि जब हाई पर चल रही थी तो ये 200 के पी पर भी पहुंच गई थी और ये कंसर्निंग जोन था। और इसी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि ये कंपनी ओवरबॉट जोन में है और उसके कई कारण थे। इसको लेकर हमने एक वीडियो में डिस्कशन भी किया था कि क्या क्या उन चीज़ों में इस कंपनी के साथ गलत हो रहा है और इस पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। और उसके बाद करेक्शन हुआ था मार्केट में, कितनी बड़ी गिरावट, 70% तक स्टॉक में करेक्शन हुआ था। तो हमें ये चीज़ें पी के लेवल पर हमें ज़रूर कंसीडर करना होता है। ऐसे ही प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस अपने बुक वैल्यू क्या होता है कि एसेट, कोई कंपनी होती है कि कंपनी के पास कोई एसेट हो गया और उसके बाद कुछ लायबिलिटी भी होती है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कंपनी को पे करनी होती है। एसेट और लायबिलिटी को जब निकाल कर हम रख देते हैं, जब निकालते हैं तो कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट बनता है। मान कर चलिए कि ये 10 रुपये का अमाउंट बना। अब 10 रुपये का अमाउंट अगर हम इसमें टोटल नंबर आप शेयर जैसे मान कर चलिए कि ये हम 10 के ही पी पर 10 करोड़ शेयर चल रहे हैं, तो 1 के पी पर यानी बुक वैल्यू, ये एक बुक वैल्यू निकल कर, ये जो निकलेगा ये बुक वैल्यू निकलेगा। बुक वैल्यू से ये पता चलता है कि कंपनी के पास ये एक ऐसा एसेट है कि कंपनी के पास एसेट भी सब कुछ बेच देने के बाद भी इतना पैसा हमारे पास बचा रहेगा और इसी को देखकर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बुक वैल्यू के हिसाब से अगर कोई प्राइस है, वो प्राइस अगर हाई पर चल रहा है तो एक कंसर्निंग जोन माना जाता है। बहुत सी कंपनियां बुक वैल्यू के हिसाब से 100 गुना, 50 गुना, 40 गुना ऐसे लेवल पर भी जाती हुई देखने को मिलती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर
screener.in पर अपना किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी देखेंगे या सर्च करेंगे तो ये चीज़ें दिखेंगी कि फला कंपनी के बुक वैल्यू इतने लेवल पर चल रही है, ये इतना लेवल पर चल रहा है, प्राइस इतने लेवल पर चल रहा है। ऐसे ही एक कंपनी अभी आपने देखा था एलसीड इन्वेस्टमेंट। एलसीड इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ था कि एलसीड इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ हुई थी कि इस वजह से ये प्राइस जो हाई पर जो अभी देखने को मिल रहा है वो कहाँ पर लगभग आप देखेंगे तो 2.8 लाख के शेयर जो चल रहा है, उसका प्राइस पहले अगर आपने 21 जून को देखा होगा तो ये 3 रुपये 53 पैसे पर ट्रेड करता था। और ये आज ये जो आपको इस लेवल पर चल रहा है, इसका एक ही कारण था कि इसका जो बुक वैल्यू था वो 5 लाख, लगभग आप 5,84,000 के करीब इसका एक बुक वैल्यू था। और ये कहा गया था कि ये अंडर वैल्यूड है, और इसी वजह से सेबी ने एक रेगुलेशन भी लाया था कि इस कंपनी में ये अंडर वैल्यूड एक फेयर वैल्यू पर ट्रेड कराने के लिए एक ऐसा एक प्राइस बैंड निर्धारित किया, एक ऐसी तकनीक उन्होंने एक ऐसा कहा कि आप इसमें ऐसे प्राइस को सर्च कराया जा सकता है, और इसी वजह से ये इतना लेवल पर देखने को मिला था। तो ये चीज़ें आपको देखना होता है कि जनरली आपको देखना होगा कि कोई भी कंपनी आपको देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं तो उसका बुक वैल्यू 1:1 के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर 100 रुपये का शेयर है तो 100 रुपये की बुक वैल्यू होना चाहिए, और ये हम कहेंगे एक फेयर वैल्यूएशन। अगर इसके अंदर मिलता है तो हम उसे अंडर वैल्यूड कहेंगे। ओवरबॉट जोन पर मिलता है यानी 1:4 के रेशियो में हम ये कहेंगे कि एक्सट्रीमली बियरिश। अगर बुक वैल्यू 100 रुपये की है और शेयर चल रहा है 400 रुपये पर, ऐसे में आपको कंसीडर करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, ये एक अपने फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखना चाहिए। ऐसे ही इन सभी चीज़ों को आपने देखा कि एक फंडामेंटल एनालिसिस में ये चीज़ें रहती हैं। हमें ये चीज़ें देखना होता है कि बुक वैल्यूएशन, प्राइस वैल्यूएशन, और ये सभी देखने के बाद हमें डिसाइड करना होता है। फिर आखिरी में हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ देखना होता है कि अब हमें रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है। अगर स्टॉक हमने कंसीडर कर लिया तो अगर उसमें गिरावट होती है तो कहाँ पर गिरावट पर हमें निकलना चाहिए, कितनी गिरावट हमें कंसीडर करना चाहिए, कितना हम अपने पोर्टफोलियो में गिरावट झेल सकते हैं। तो ये हमें क्या चीज़ें, इन चीज़ों जब हम रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और उस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे, और ये सभी चीज़ें जब मिलाएंगे तो एक बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट थी कि हमें एक फंडामेंटल बेसिस पर अगर हमें स्टॉक को कंसीडर करना है तो किन किन पैरामीटर को कंसीडर करना है, क्या क्या चीज़ें कंसीडर करना है। अब आइए देखते हैं अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे। अगली क्लास में करेंगे, अब यही कंपनी हमने मान कर चलिए कि अभी हमने निफ्टी 500 में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो निफ्टी 500 में कुछ कंपनियां निकल कर आई जिसमें 20% का हेल्दी करेक्शन देखने को मिला है। तो 20% का हेल्दी करेक्शन में हमें कोई कंपनी निकल कर आई, हमने इस कंपनी को हमने मान कर चलिए इस कंपनी को हमें सेलेक्ट करना है। अब इस कंपनी में इतना बड़ा करेक्शन हुआ, 20% करेक्शन, तो हमें कहाँ तक ये करेक्शन देखने को मिल सकता है, कहाँ से ये प्राइस का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, यानी कहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो हमें कहाँ पर हमें एंट्री करना है, अगर नीचे जाएगा तो हमें कहाँ पर स्टॉप लॉस एग्जिट कर लेना है। तो ये चीज़ें हमें टेक्निकल कॉन्सेप्ट में हमें समझना होगा, और टेक्निकल टर्म में हम सीखेंगे कि टेक्निकल बाइंग किसी स्टॉक की कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर स्टॉक का प्राइस कहाँ तक गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, हमें कौन से इंडिकेटर के बिहाफ पर, कौन से टेक्निकल टर्म के बिहाफ पर किसी स्टॉक को कंसीडर करना है। ये हम लोग आने वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।